Hello dear student and welcome back to your own YouTube channel ब्रह्मोस अकेड and I hope आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिस के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी हर चीज़ों को बारीकियों से हम समझेंगे सो दैट आपका एक भी नंबर एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिस के बारे में जानने के लिए। तो बेसिस क्या होते हैं, इसका जनरल आइडिया हमें पता है कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या होता है, एक OH होता है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि वो हमारी बेस की कैटेगरी में, एक जनरल डेफिनेशन है जो हम क्या करते हैं बेसिस के कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। दूसरी ये है कि बेस का जो टेस्ट होता है, टेस्ट के बेसिस में हमने डिस्कस किया था कि ये बिटर एंड टेस्ट होते हैं, ठीक है। और अगर हम टच करते हैं किसी भी बेस को तो दे गिव अस द फील ऑफ व्हाट, सोपी नेचर। तो ये सब थी थोड़ी सी बेसिक कहानी। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, आगे मूव करते हैं कि एक्चुअल में केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेफिनेशन क्या है। सो देखते हैं क्या होता है ये। तो बेसिस, अगर हम बेसिस को डिफाइन करें, जो हमारा बेस होता है वो क्या होता है, इट इज द मेटालिक हाइड्रोक्साइड, जो मैंने कहा ना OH होता है, एंड मेटालिक ऑक्साइड आर कॉल्ड बेसिस, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि जो मेटालिक हाइड्रोक्साइड होते हैं या मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, दे आर जनरली बेसिक इन नेचर, ठीक है। द जनरल फॉर्मूला फॉर द मेटालिक हाइड्रोक्साइड इज MOH और ब्रैकेट में X, यानी कि M आपका कोई मेटल हो सकता है और यहाँ पे OH यानी कि हाइड्रोक्साइड है, और इसका नंबर डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंसी ऑफ द मेटल कुछ भी हो सकता है, जहाँ X की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। नाउ ये तो कहानी आपको समझ में आ गई है बेस, और जो मैंने प्राइमरी डेफिनेशन है वो भी आपके साथ शेयर किया है सो दैट आप बेस को बहुत ही आसानी से समझ सकते। तो आपको याद क्या रखना है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड। अब देखो बेसिस जो होते हैं वो दो नेचर के होते हैं। कहने का मतलब कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और कुछ ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो उनकी बेसिस पे अगर हम बात करें तो जो सॉल्युबल बेसिस होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है सॉल्युबल बेसिस, जिनको हम एल्कलीज कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कलीज। तो सॉल्युबल बेसिस जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, NH4OH, ये सब क्या कहलाते हैं, ये तीनों आपके क्या हैं, दे आर अल्कलीज। वाई दे आर अल्कलीज, बिकॉज दे आर वाटर सॉल्युबल। क्या है, बिकॉज दे आर वाटर सॉल्युबल। तो वैसे बेसिस जो पानी में बहुत ही अच्छे से घुल जाते हैं उनको हम कहते हैं, उन बेसिस को हम कहते हैं एल्कलीज। वाइल अदर की बात करें जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हो गया, इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, यानी कि पूरा सॉल्युबल नहीं होता। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है यही बात कि जो आपका एल्कलीज होता है वो क्या होता है, सॉल्युबल बेस होते हैं। अब इसको और डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बता दिया क्या है कि पानी में घुल जाते हैं अच्छे से। इसका मतलब क्या होगा कि वो हाइड्रोक्सिल आयन को बहुत ही आसानी से क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयन एज द ओनली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये इनकी क्या खूबी होती है कि ये बस OH माइनस आयंस को निकालते हैं, ठीक है। तो OH माइनस आयन क्या है, इसको जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। और ये बताना है आपको कि पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना, ठीक है। तो बात करें NaOH की, तो NaOH कैसे ब्रेक होगा, तो NaOH आपका ब्रेक हो जाएगा एज Na प्लस OH माइनस। KOH क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K प्लस OH माइनस। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, NH4 प्लस OH माइनस। तो ये क्या है, आपके एल्कलीज हैं। याद क्या रखना है कि ये सॉल्युबल बेस होते हैं। किसमें सॉल्युबल होने चाहिए, वाटर में। अब हम देखते हैं कि अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए समझने के लिए, और वैसे भी हमने इसको पहले भी डिस्कस कर लिया है। आई होप आपने
जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जो आपका था केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में समझा था, तो वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया है। पर यहाँ पे भी हमें समझना है सो दैट जो अमोनिया, ठीक है, तो ये कैसा कंपाउंड होता है, ये एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है। दूसरी बात, इसका फॉर्मेशन किससे होता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है अमोनिया से। जब अमोनिया यानी कि NH3 जो है वो क्या करता है, एक प्रोटॉन का एक्सेप्ट करता है, तब यहाँ पे अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। EM का वर्ड का मतलब ये होता है कि उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखो ये क्या है, NH4 का प्लस। अब इसमें जब इसके पास OH माइनस आयन आएगा तो ये क्या करेगा, तुरंत इसको एक्सेप्ट करेगा और बना क्या लेगा, NH4OH। ये क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब आगे मूव करते हैं। यस दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट आपको समझना होगा कि ऑल द एल्कलीज, ऑल द बेसिस, कहने का मतलब क्या है, ऑल द एल्कलीज आर बेसिस। ठीक है, सारे जो एल्कलीज हैं वो बेसिस हैं। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं सो दैट ये आपके दिमाग से कभी भी स्लिप ना हो। तो क्या कह रहा है कि सारे एल्कलीज, अगर मैं ये सर्कल बना रही हूँ, ये हमारा एल्कली डिनोट कर रहा है, तो सारे के सारे जो एल्कलीज होते हैं वो क्या होते हैं, बेस हैं। ठीक है, क्या है, बेस हैं। बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ ही रहा है कि देखो सारे के सारे जो एल्कलीज हैं वो तो बेस हैं, पर क्या कुछ बेसिस के कुछ हिस्से देखो ये खाली पड़े हैं, तो क्या ये जो खाली हिस्सा ये एल्कली है, नहीं। तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एल्कली जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके सॉल्युबल बेस। ठीक है, पानी में सॉल्युबल बेस, पर सारे सॉल्युबल नहीं होते हैं पानी में। तो इसीलिए ये बात रिमार्केबल पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। फॉर एग्जांपल फेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के एग्जांपल ले, ठीक है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के एग्जांपल ले, ये सब क्या है, बेसिस हैं बट नॉट एल्कलीज, यानी कि ये सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में, तो ये एल्कलीज नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आई होप ये स्टार मार्क पॉइंट आपको याद रखोगे और बहुत ही अच्छे से इसको समझ भी लिया होगा। स्टिल आपके पास कोई भी डाउट होगा तो कमेंट डाउन जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है सो दैट और भी ऐसे ग्रो होती रहे। ठीक है, अब हमने तो समझ लिया कि यस बेसिस के जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन है वो समझ लिया। आगे मूव करते हैं कि बेसिस को, जो बेसिक है या बेसिस है, उसको बेस को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, एसिडिटी एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर हम इसको बेस को डिवाइड करें तो हम इसको कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस और एक हो सकता है वीक बेसिस। अब देखो जब आपने हमारा एसिड वाला वीडियो देखा होगा तो उससे आप इसको बहुत ही आसानी से को रिलेट कर सकते हो, और अगर आपने नहीं देखा है इस वीडियो को तो वो आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं सो दैट आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो सके यहाँ पे। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का क्राइटेरिया क्या है, सिंपल क्राइटेरिया ये है कि जो बहुत ही अच्छे से आयनाइज हो जाएगा, या मैं कहूँ कि वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, तो वो तो हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग तगड़े बेस हो जाएंगे। ठीक है, पर जो जिनके मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली नहीं डिसोशिएट हो रहे हैं, आयनाइज नहीं हो रहे हैं, तो वो हमारे हो जाएंगे वीक बेसिस। फॉर एग्जांपल वही 100 वाला याद है ना, एसिड में हमने देखा था कि अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस लिया है, फॉर एग्जांपल NaOH लिया है, 100 नंबर्स के हैं, तो उनके सारे डिसोशिएट हो जाएंगे विथ एज अ रिस्पेक्ट ऑफ Na+ और OH- में टूटेंगे, तो इनके सारे 100 से 100, तो यहाँ पे 100 Na प्लस बनेगा, 100 OH- बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये समझा। ठीक है, पर अगर हम वीक की बात करें तो अगर हमने 100 उसके मॉलिक्यूल लिए हैं तो उसके बस कुछ ही, यानी कि कह सकते हैं कि नियर अबाउट 40% ही क्या हो रहे हैं, डिसोशिएट हो रहे हैं, बाकी सब क्या है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही रिमेन कर जा रहे हैं, तो इनको कहेंगे वीक। अब चलिए इसको डेफिनेशन के फॉर्म में भी, डेफिनेशन से भी बहुत अच्छे से समझते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो जाए। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, वो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं एंड देन इन देयर एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं एंड आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। द सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस आर NaOH, KOH, ये आपके स्ट्रॉन्ग हो गए। वीक का क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट या पार्शियल आयनाइजेशन इन देयर एक्वस सोल्यूशन। सो व्हाट विल बी द एग्जांपल ऑफ इट, तो उनके एग्जांपल हो सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। सो यहाँ पे क्या देखना है खास कि वीक बेस में क्या क्या होते हैं, वीक बेस में आयंस भी प्रेजेंट होंगे और मॉलिक्यूल्स भी होंगे, इसीलिए वीक है। पर जब हम बात करें स्ट्रॉन्ग
देखूंगा तो उसमें बस क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी ये दो कहानी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब मूव एसिडिटी ऑफ बेस, हमने बेसिसिटी ऑफ एसिड्स को भी देखा था कि क्या होता है, तो वहां पे हमने देखा था, ये मैं आपको क्यों रिपीट कर रही हूँ, इसलिए रिपीट कर रही हूँ सो दैट आप इसको अपने आप से कोरिलेट कर सको और समझ सको कि आपने अगर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है तो ये दूसरा अपने आप इसका क्या कर सकते हो, एंटी है और बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो एसिडिटी ऑफ बेसिस को हम डिस्कस करने पहले एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि बेसिसिटी में हमने देखा था कि किसी भी एसिड की जो बेसिसिटी है होती है वो डिपेंड करती है कि उसके पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है आयन है। ठीक है, कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है वो उसकी क्या बताएगी, बेसिसिटी बताएगी। तो ऐसे ही इन द केस ऑफ एसिडिटी ऑफ बेस इसमें ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन present per molecule of the base in its aqueous solution is called acidity of a base। तो acidity of base क्या बताएगा कि कितने number of replaceable OH आयन हैं इसके पास, कितने रिप्लेस होने वाले OH आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, वो बताएंगे। इन केस ऑफ वाटर इनसॉल्युबल बेसिस, अगर हम बात करें वाटर इनसॉल्युबल बेसिस की, तो द एसिडिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इनसॉल्युबल बेसिस जो होते हैं उनकी एसिडिटी विल बी इक्वल टू द कितना नंबर, उसमें कितने इसमें OH आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, OH आयन प्रेजेंट है पर मॉलिक्यूल इन द बेस। और अगर हम बात करें सॉल्युबल बेस यानी कि क्या हो जाएगा, एल्कलीज की बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि कितने रिप्लेसेबल आयंस हैं प्रेजेंट। तो वन बाय वन इसको भी डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि हमने अभी क्या इसको किया है। ठीक है, सो चलिए वन बाय वन इसको भी डिस्कस करते हैं कि एसिडिटी ऑफ बेसिस को हम कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो बड़ा आसान खेल है ये और बहुत ही आसानी से आप इसे समझने वाले हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, मोनो एसिडिक बेसिस, डाई एसिडिक बेसिस और ट्राई एसिडिक बेसिस। तो इनके नाम बता रहे हैं, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। तो कितने रिप्लेसेबल OH आयन प्रेजेंट है वो बताएगा, उसकी एसिडिटी कितनी है। सो बात करते हैं मोनो में, तो मोनो में क्या होगा कि 1 हाइड्रोक्सिल आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। तो बात करें NaOH की, KOH में दिख ही रहा है कि एक OH है, तो यहाँ पे जो रिप्लेसेबल आपकी OH हाइड्रोक्सिल आयन है वो एक है, तो ये क्या हो जाएंगे, मोनो एसिडिक बेसिस हो जाएंगे। डाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड हो गए या मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड हो गए, तो वो आपके क्या होंगे, वो डाई बेसिक होंगे क्योंकि वो क्या करेंगे, 2 हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका डाई बेसिस यानी कि डाई एसिडिक बेसिस जिनके 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। ट्राई का मतलब 3। तो यहाँ पे कौन कौन से आपको याद रखना है, एक तो है फेरिक हाइड्रोक्साइड और दूसरा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की वैलेंसी क्या होती है, +3 स्टेट होती है। इसी वजह से आपके पास यहाँ पे 3 OH माइनस आयन यहाँ पे रिलीज होंगे, तो ये कैसे हो जाएंगे, ट्राई एसिडिक बेसिस। आई होप बच्चे आपने इसको बहुत ही अच्छे से समझ लिया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल था, ये आपको समझ में आना ही चाहिए। और तब भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेसिस। अब हमने जो समझा था वो बेस की क्या है, मेन सिनेरियो समझ गया, पर अभी हमें समझना है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये भी हमने डिस्कस किया है, बट स्टिल इसको वन बाय वन और भी देख लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके टेस्ट क्या होते हैं, शार्प एंड बिटर होता है, कड़वा होता है। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे कि दे चेंज द कलर ऑफ द इंडिकेटर। ऑब्वियसली जैसे कि एसिड चेंज करते हैं वैसे बेसिस भी क्या करते हैं, अलग अलग इंडिकेटर के साथ अलग अलग कलर दिखाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो हमारे पास सब्सटेंस है इट इज एन बेसिक इन नेचर। तो बात करें लिटमस पेपर की, तो अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है तो वो कैसे चेंज हो जाएगा, उसका कलर ब्लू। और अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, बात करें मेथिल ऑरेंज, जो एक आपका क्या है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, तो इसमें मेथिल ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है, तो वो बेस में कैसे चेंज हो जाता है, येलो कलर का। ठीक है, एसिड का आई होप आपको याद होगा। ठीक है, वो भी याद रखना है क्योंकि ये सब क्या है, कोरिलेट करके आपको याद करना है। और ये आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में एज अ फॉर्म ऑफ टेबल भी आते हैं। पिछले साल यानी कि 2020 की बात कर रही हूँ, इस साल उसमें क्या हुआ था कि ऐसे टेबल दे दिया गया था और आपको फिल करना था कि कैसे कलर चेंज होता है इन द एसिडिक एंड बेसिक मीडिया। ठीक है, फिनोफ्थलीन की बात करें तो ये कैसा होता है, कलरलेस होता है इंडिकेटर, और जब ये बेस इसमें कांटेक्ट में आता है तो इसकी कलर क्या हो जाती है, चेंज पिंक में।
ठीक है। तो ये सब ये जो इंडिकेटर का ये जो कलर चेंज होता है ये किस में होता है, तो ये आपको याद रखना ये है आपके एल्कलीज के लिए, यानी कि सॉल्युबल बेस के लिए। इनसॉल्युबल बेसेस डू नॉट इफेक्ट इंडिकेटर्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कह रहा है, जो इनसॉल्युबल बेसेस होते हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है इंडिकेटर का, ठीक है। नाउ तीसरा पॉइंट क्या है, दे आर सोपी सब्सटेंस, दैट इज दे आर स्लिपरी इन टच। वेरी 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 नाइस पॉइंट। यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो आपके बेसेस होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, सोपी नेचर के होते हैं। जब आप उनको टच करते हो तो वो क्या होते हैं, सोपी का फील देते हैं, ठीक है, साबुन जैसा, ठीक है। और सोप भी आपका क्या है, बेस का होता है। तो बनता भी कैसे है, तो वो भी हम देखेंगे कि बेस का कहाँ यूज होता है। तो बेस जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट। सो देखते हैं ये एग्जांपल क्या है, कॉस्टिक सोडा दैट इज NaOH, कॉस्टिक पोटैश यानी कि KOH, ये इनका क्या है, कॉमन नेम है। NaOH का और KOH का क्या है, कॉमन नेम है। और स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज का मतलब क्या है कि पूरे क्या होते हैं, इनके जो आयंस है वो डिसोशिएट हो जाते हैं। वी नो दैट एल्कलीज रिएक्ट विद ऑयल टू फॉर्म सोप, ठीक है। क्या है, एल्कलीज रिएक्ट करते हैं ऑयल के साथ टू फॉर्म द सोप। सिंस आवर स्किन कंटेन्स ऑयल इन द फॉर्म ऑफ फैट, हेंस व्हेन वी टच कॉस्टिक सोडा यानी NaOH के पैलेट्स को अगर आप टच करते हो, इट विल टेक अ रिएक्शन एंड सोपी सोल्यूशन आर फॉर्म्ड। तो जब भी आप देखना केमिस्ट्री लैब में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे सोडियम के पैलेट्स को अगर आप टच करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स को, तो आप देखोगे कि ये क्या है, आपके हाथ में क्या साबुन जैसा या सोपी सोल्यूशन फॉर्म करता है। क्यों करता है, क्योंकि हमारी स्किन में क्या होता है, ऑयल यानी कि फैट के फॉर्म में ऑयल रहता है और वो उसके साथ रिएक्ट करता है और वहाँ पे साबुन जैसा झाग वहाँ पे निकलने लगता है। तो ये बहुत ही कमाल का और इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेटेड है आपके डे टू डे लाइफ से। तो ये कहानी थी आज की